Hello everyone, a warm welcome to Ace Space. This channel is dedicated to all aspiring teachers who dream of serving in government schools. Together, we will make this journey of preparation inspiring, focused, and successful. Let's begin this new chapter with hope and determination. So, our topic is NEP 2020. If you like the video, then hit the subscribe button and join the journey with me. Let's grow and explore together. इस वीडियो में हम डिफरेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जैसे NEP की इंट्रोडक्शन, उसके एम्स, उन्होंने स्कूल के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस किए, कैसे असेसमेंट मेथड्स सजेस्ट किए, हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के बारे में क्या बोला, शिक्षक पर्व के बारे में क्या बोला, एक परख नाम करके एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया, उसका क्या मतलब है, 21st सेंचुरी स्किल्स से रिलेटेड क्या चीज़ें कहीं, करिकुलम में क्या चेंजेस लाए गए, लैंग्वेज पे क्या पर्सपेक्टिव्स दिए गए और टीचर एजुकेशन और NCFSE के बारे में क्या क्या बोला। इंट्रोडक्शन में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, बेसिकली कुछ चीज़ें ही पढ़नी है। जैसे जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी वो 29 जुलाई 2020 को लॉन्च करी गई थी, ठीक है। ये एक ड्राफ्ट था जो कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी ने सबमिट किया था, एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी जो कि 2019 में करी गई थी, पर उसको वो सर्विस में आने में ही 1 साल लग गया नियरली, तो इसलिए हम इसको 2020 करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारी 21st सेंचुरी की पहली एजुकेशन पॉलिसी थी जिसने 1986 की पॉलिसी को रिप्लेस कर दिया था, ओके। जो एम था इस पॉलिसी का वो ये था कि हम अपनी एजुकेशन को ज़्यादा हॉलिस्टिक, ज़्यादा फ्लेक्सिबल और ज़्यादा मल्टीडिसिप्लिनरी बनाएं, और जो हमारी एजुकेशन है वो आज के हमारी टाइम की नीड्स को भी फुलफ़िल कर सके। इसका फोकस था कि हम अपनी एजुकेशन में इक्विटी लाएं, इंक्लूज़न लाएं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग करवाएं, और ये जो लर्निंग है बच्चों की इसी तरीके से चले, वो भी फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड से लेके उनकी हायर एजुकेशन तक। आगे का हमारा टॉपिक है कि व्हाट वर इट्स एम्स। तो जब हम एम्स की बात करते हैं तो हमें इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि मेन स्ट्रीमिंग OOSC। अब OOSC से इसका क्या मतलब है? OOSC से इसका मतलब है कि जो बच्चे स्कूल के अंदर एडमिशन नहीं ले पाए हैं किसी भी रीज़न से, उनको स्कूल के अंदर वापस लेके आना, उनका एडमिशन करवाना, बेसिकली उनका इनरोलमेंट करवाना, ओके। तो मेन स्ट्रीमिंग का मतलब यहाँ पे इनरोलमेंट से है, और OOSC का मतलब है कि जो बच्चे स्कूल के बाहर हैं, जो नियरली 2 करोड़ के आसपास थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ इसमें है कि हमें मॉडर्नाइज्ड स्कूलिंग करनी थी, उनको स्कूल के स्ट्रक्चर का जो पैटर्न था उसको चेंज करना था, जो कि पहले 10+2 था, जो बाद में बदल के 5+3+3+4 कर दिया गया। उनको चाहिए था कि हमारे स्कूल्स में बेटर असेसमेंट वेज हों, ज़्यादा हॉलिस्टिक प्रोग्रेस हो, ज़्यादा इंक्लूसिव एजुकेशन हो। एक परख वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया जो कि एक न्यू वे बोला गया असेसमेंट के लिए, और 3 लैंग्वेज पॉलिसी और डिजिटल लर्निंग पे भी उनका फोकस था। इस पेज पे हमें ये पढ़ना है कि NEP ने हमारे स्कूल के स्ट्रक्चरल पैटर्न में क्या चेंजेस किए। बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर पहले 10+2 का था, पर वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं था, इसलिए NEP ने सजेस्ट किया कि हमें उसे चेंज करके 5-3-3-4 के फॉर्मेट में कर देना चाहिए, जिसमें सेक्शंस का नाम होगा फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। 5 ईयर्स वाले स्टेज को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें पहला था 3 ईयर्स का, दूसरा था 2 ईयर्स का। 3 ईयर्स वाले में जो बच्चे होंगे वो पहले बाल वाटिका में पढ़ेंगे, प्री स्कूल ईयर्स चलेंगे उनके, और फिर वो आंगनवाड़ी में पढ़ेंगे, जहाँ पे बच्चों की एज होगी नियरली 3 to 6 ईयर्स। आफ्टर दैट सेकेंड ईयर्स का जो टाइम है, 2 ईयर्स का जो टाइम है, वहाँ पे बच्चे क्लास 1st और 2nd में पढ़ेंगे, जहाँ उनकी एज होगी 6 to 8 ईयर्स। और इन्हीं सारी एजेस को मिला के हम ये कह सकते हैं कि 3 से लेके 8 ईयर्स तक की एज को हम चाइल्ड एज बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी लर्निंग का पैटर्न होगा वो बहुत ज़्यादा प्ले बेस्ड होगा, स्टोरी टेलिंग वाला होगा, फन एक्टिविटीज़ वाला होगा, और हम बच्चों की लिटरेसी और न्यूमरेसी पे फोकस करेंगे। लिटरेसी मतलब बेसिकली ABCD वगैरह पे, और न्यूमरेसी मतलब काउंटिंग्स एंड ऑल। सेकेंड स्टेज आता है हमारा 3 ईयर्स का, जो कि है प्रिपरेटरी स्टेज। यहाँ पे बच्चे 3rd से लेके 5th क्लास में पढ़ेंगे, जहाँ पे बच्चों की एज होगी 8 to 11 ईयर्स। यहाँ पे हम डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करेंगे, जैसे कि एक्टिविटी बेस्ड, प्ले, डिस्कवरी टाइप लर्निंग एंड ऑल। फिर नेक्स्ट 3 ईयर्स वाले स्टेज को हम मिडल स्टेज कहते हैं, जहाँ पे बच्चे 6th to 8th क्लास में पढ़ेंगे।
और उनकी एज होगी 11 से लेके 14 ईयर्स तक की। यहाँ पर भी डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाएंगे, जैसे कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स में काम आएगी, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जहाँ पे डिफरेंट कंसेप्ट्स को समझाया जाएगा, और कोडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग पे भी फोकस किया जाएगा। फिर लास्ट स्टेज आती है हमारी सेकेंडरी स्टेज, जो कि 4 इयर्स का टाइम है, जहाँ पे बच्चे क्लासेस 9th से लेके 12th तक में होंगे, जहाँ उनकी एज होगी 14 to 18 ईयर्स, जिसमें हम फोकस करेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी कराने पे, यानी कि एक ही सब्जेक्ट को काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की हेल्प से पढ़ाया जाएगा। जैसे इफ़ हम क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो हम क्लाइमेट्स कैसे चेंज होते हैं वो हम SST में बता सकते हैं, उसको मेज़र कैसे किया जाता है वो हम मैथ्स में बता सकते हैं। ऐसे ही एक टॉपिक को हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स की हेल्प से जब पढ़ाएंगे तो उसको हम मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है 360 डिग्री असेसमेंट, जो बेसिकली ये कहता है कि ना, मतलब NEP ने कहा कि भाई आप पेन पेपर टेस्ट नहीं करवा सकते, आप सिर्फ एक पेपर से, मतलब आपने वो लाइन तो सुनी होगी ना जो बहुत फेमस है कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर। तो NEP ने भी सेम चीज़ कही कि भाई आप सिंगल पेपर से बच्चों की पूरी इंटेलिजेंस को जज नहीं कर सकते, तो आपको 360 डिग्री असेसमेंट पर फोकस करना चाहिए। बेसिकली एक ऐसा होलिस्टिक इवैल्यूएशन सिस्टम बनाना चाहिए जहाँ पे आप बच्चे की कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और फिज़िकल डेवलपमेंट हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करो और उसके अकॉर्डिंग उनको असेस करो। फिर इसमें 3 तरीके की असेसमेंट को शामिल किया गया, जैसे सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट और टीचर असेसमेंट। फिर इसने पुराने ओल्ड एग्ज़ाम के जो पैटर्न था उसको रिप्लेस किया, रिपोर्ट कार्ड वाले सीन को रिप्लेस किया और एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी जिसे हम कहते हैं हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। इसका एम था कि हर एक बच्चे को अच्छी और फेयर एजुकेशन मिल सके, वो भी विद अ बेटर फ्यूचर। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हुए, आप कंप्लीट डेवलपमेंट ट्रैकिंग कर सकते हो, बेसिकली हर एक एंगल से देख सकते हो कि बच्चे में क्या कमी है, क्या अच्छा है, कहाँ मेहनत की ज़रूरत है, कहाँ पे आप कम फोकस करोगे तो भी चलेगा। फिर रिड्यूस कर सकते हो रोट लर्निंग को, रट्टा लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। आप बच्चों को जब समझोगे, उनके हर तरीके को ऑब्ज़र्व करोगे, तो आप ये भी जान पाओगे कि उन्हें किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए जो उनको हेल्प करेगा चीज़ों को अच्छे से समझने में। फिर सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज़ होगी जब बच्चा खुद को इंटेलेक्चुअली नहीं बल्कि फ़िज़िकली, बायोलॉजिकली और इमोशनली देखेगा कि मैं किस चीज़ में कहाँ कैसा हूँ, वहाँ वो खुद के बारे में ज़्यादा अवेयर लगेगा। क्योंकि हो सकता है कि हम अपने बारे में कुछ चीज़ें इग्नोर कर दें पर दूसरे हमारे बारे में सारी चीज़ें नोटिस करते हैं, ठीक है। फिर आता है बिल्ड्स कोलैबोरेशन, बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे क्योंकि पेयर असेसमेंट भी यहाँ पे हो रहा है। पर्सनलाइज्ड फीडबैक, आप फीडबैक जल्दी रिसीव कर पाओगे। क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग को मोटिवेट करेगा, आपको पता लगेगा कि किस में क्या स्ट्रेंथ है, किसकी कहाँ वीकनेस है, कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पे बिना फोकस के भी काम चलेगा। और कॉन्टीन्यूस लर्निंग को इनक्रेज करेगा, बच्चे की मेंटल और इमोशनल ग्रोथ को सपोर्ट करेगा और एक ग्रोथ ओरिएंटेटेड माइंडसेट लाएगा बच्चे के अंदर। बेसिकली जब बच्चा जानेगा ना कि उसके अंदर क्या कमी है, वो कहाँ पीछे छूट रहा है, वो उसके लिए क्या कर सकता है, तो वो भी कोशिश करेगा कि हाँ मैं अपनी चीज़ों को सुधारूँ और मैं आगे बढ़ूँ, तो उसके अंदर भी एक ग्रोथ ओरिएंटेटेड माइंडसेट बनेगा। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसके अंदर है कि हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड क्या होता है। अब जैसे कि मैंने बोला कि NEP ने कहा था कि आप पेन पेपर टेस्ट मत लो बल्कि 360 डिग्री असेसमेंट करवाओ, तो ना हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बेसिकली ये होता है कि रिपोर्ट कार्ड की जगह एक नया कार्ड लाया गया जिसे हमने बोला हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। जैसे कि जो हमारी रिपोर्ट कार्ड होती थी उसमें सिर्फ़ और सिर्फ पेन और पेपर का यूज़ होता था, है ना, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ इंटेलेक्चुअली बच्चे को जज करा जाता था, पर इसमें हम बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट को जज करते हैं, उसको फोकस करते हैं और सिर्फ मार्क्स पे फोकस नहीं करते। सॉरी मैंने जज बोला, उसमें फोकस आएगा। फिर इसमें अलग अलग पॉइंट्स को कवर किया जाता है, जैसे उसकी कॉग्निटिव हेल्थ कैसी है, इमोशनली कैसा है, फिज़िकल ग्रोथ कैसी हो रही है। इसमें हम बच्चे की स्किल्स भी देखते हैं, वैल्यूज़ भी देखते हैं, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस करिकुलम पर नहीं रहता। इसमें पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिलता है हर एक स्टूडेंट को। जैसे कि आप किसी की अगर हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड देखोगे तो आप उसको प्रॉपरली बता सकते हो कि आपको कहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है, जिससे बच्चे को
हर एक बच्चे को पर्सनलाइज्ड फीडबैक देने में आसानी रहेगी। सेल्फ अवेयरनेस का मैं आपको बता चुकी हूँ, रिफ्लेक्शन भी सेम ही होता है। स्ट्रेंथ का बता चुकी हूँ कि स्ट्रेंथ्स का पता लगेगा, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो पता लगेगा। ग्रोथ माइंडसेट बनेगा बच्चे का, कॉन्टीन्यूस लर्निंग करेगा बच्चा। और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, अगर आप इनको डिजिटली सेव कर दोगे तो ये सारी चीज़ें ईजिली ट्रैक हो सकती हैं आगे जाके, और ये लाइफ लॉन्ग सेव भी रह सकते हैं, है ना। मतलब आपको इसको ढूंढने में भी जैसे टाइम नहीं लगाना ज़्यादा। फिर इसी में हमारे नेक्स्ट सब टॉपिक है शिक्षक पर्व एंड परख। अब शिक्षक पर्व और परख के बारे में इन्होंने क्या बोला, बेसिकली पहले हम शिक्षक पर्व के बारे में पढ़ेंगे, देन हम परख के बारे में जानेंगे। शिक्षक पर्व में बेसिकली ये बोला गया कि एक एनुअल टीचर फोकस्ड इवेंट होता है। मतलब पूरे साल में एक बार एक ऐसा इवेंट कराया जाता है जो पूरा का पूरा टीचर फोकस्ड होता है, जिसे हम टीचर्स डे के अराउंड सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि 5 सितंबर के अराउंड। इसका एम होता है कि हम अपने टीचर्स को सेलिब्रेट करें, उनको एम्पावर करें, उनको उनकी कामों के लिए अप्रिशिएट करें, उनको उनकी इम्पोर्टेंस बताएं, है ना, और स्प्रेड करें एनईपी के आइडियाज़ को क्लासरूम में। ये बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जहाँ पे हर टीचर मिलके अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को, इनोवेशंस को और कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए उस आइडियाज़ को शेयर कर सकता है। इसमें टीचर्स को इनक्रेज किया जाता है कि वो भी अपने अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें, क्रिएटिविटी लाएं और 21st सेंचुरी स्किल्स को अपने स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप करने में हेल्प करें। फिर एक नई चीज़ आती है परख नाम करके। इसमें अगर हम इसकी फुल फॉर्म पर फोकस करें, जो रियलिटी में तो फुल फॉर्म नहीं है बट जो हम बनाते हैं, जैसे P फॉर परफॉर्मेंस, A फॉर असेसमेंट, R फॉर रिव्यू, A फॉर एनालिसिस, K फॉर नॉलेज, H फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। बेसिकली हम बच्चे की इन सारी चीज़ों पर फोकस करेंगे, परफॉर्मेंस एंड असेसमेंट एंड रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। ओके, अब आती है बात परख की। तो जब हम परख की बात करते हैं तो ये बेसिकली एक नेशनल असेसमेंट सेंटर है जो कि एनईपी के अंडर बनाया गया है। ये एक ऐसी स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है जो कि स्टूडेंट के असेसमेंट और उनके एग्जामिनेशंस पे फोकस करती है। ये बच्चों के अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन करती है और उनके अंदर 360 डिग्री असेसमेंट को फोकस करती है रैदर देन कि रोट लर्निंग करवाए। इससे क्या होता है कि ना कॉमन स्टैंडर्ड्स बनते हैं। मतलब जैसे प्राइवेट स्कूल है वैसे ही हमारा पब्लिक स्कूल है। ऐसा नहीं कि मतलब ना, इनका कहने का मतलब ये था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी की सारी अच्छी पढ़ाई जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में ही हो, पैसे लेने पे ही, अगर इफ़ आप पैसे दोगे तो ही आपको अच्छी पढ़ाई मिलेगी। नहीं, जब आप पैसा नहीं भी दोगे तो हमारे गवर्नमेंट टीचर्स भी इतने केपेबल होने चाहिए, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स भी इतने केपेबल होने चाहिए कि वो हमें एक ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके जिसमें कॉमन स्टैंडर्ड्स हो, चाहे फिर वो डिफरेंट स्कूल बोर्ड्स के लिए ही हो, जिससे असेसमेंट जो होती है वो ज़्यादा फेयर और ट्रांसपेरेंट बनती है। इसे डिफरेंट इसमें ना हम डिफरेंट चीज़ों को भी सपोर्ट करते हैं, जैसे अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करने पे, फेयरनेस इम्प्रूव करने पे और एग्ज़ाम्स की रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करने पर। सो नेक्स्ट सब पार्ट इज़ 21st सेंचुरी स्किल्स। ये वैसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो है नहीं बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी वो स्किल्स हैं जो बच्चों में हमें डेवलप करवाने पे फोकस करना चाहिए। कुछ तो हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो नहीं भी होंगे तो भी चल सकता है। फिर मेन आता है हमारा कि करिकुलम के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए, करिकुलम में क्या क्या चेंजेस लाए गए। अब ना फर्स्ट थिंग जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एनईपी ने बोला कि आपको ना जैसे 11-12 के बच्चे होते हैं उनके लिए सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा ऐसे हार्ड कोर सेपरेशन नहीं करनी है, आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर बच्चे आर्ट्स के हैं तो वो मैथ्स नहीं ले सकते, या अगर कोई साइंस का है तो वो हिस्ट्री या जियोग्राफी नहीं ले सकता। बेसिकली उन्होंने ये कहा कि हमें बच्चों को छूट देनी चाहिए, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए कि बच्चे अपनी पसंद से कोई भी सब्जेक्ट को चूज़ कर सके। अब की चेंजेस क्या है, पहला तो करिकुलम को बहुत ज़्यादा लाइटर, फ्लेक्सिबल और स्किल फोकस्ड बनाया गया। उन्होंने कहा कि करिकुलम में ना फालतू चीज़ें पढ़ाने का मतलब ही नहीं जब तक बच्चे 21st सेंचुरी की स्किल्स ना सीखें। तो उन्होंने कहा ऐसी चीज़ें करिकुलम में रखो जो बच्चों के अंदर कुछ स्किल्स इनकलकेट करें, ना कि ऐसी जो सिर्फ और सिर्फ बर्डन बढ़ाएं। फिर उन्होंने कहा कि फोकस करो कि आप बच्चों के अंदर एटलीस्ट फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल्स ला पाओ, जिन्हें हम शॉर्ट में FLN भी बोलते हैं। फिर इंटीग्रेशन करवाओ डिफरेंट 21st सेंचुरी स्किल्स का, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिजिटल लिटरेसी।
हॉलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का यूज़ करो, कोई हार्ड सेपरेशन नहीं रखो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बीच में, फोकस करो इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, कल्चर और वैल्यू पर, अलाइनमेंट करो नए स्ट्रक्चर का जो कि है 5334। और एनसीईआरटी ने एक नया फ्रेमवर्क डेवलप किया इसके लिए जिसे हम NCFSE बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। ओके, तो जब हम पर्सपेक्टिव ऑन लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों को फोकस में रखना चाहिए, जैसे बच्चों पर कोई भी लैंग्वेज इम्पोज नहीं की जाए, मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज का यूज़ किया जाए, संस्कृत को एज एन ऑप्शन रखा जाए, वो भी हर लेवल पर, 3 लैंग्वेज फार्मूला का यूज़ किया जाए, मल्टीलिंगुअल फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाए और इंडियन साइन लैंग्वेज को भी इम्पोर्टेंस दी जाए। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, सो लेट वी डिस्कस all these points which are considered as an perspective on language by NEP. Give me 1 second, just 1 second. Okay, so when we talk about medium of instruction, it is said that we should use our mother tongue, home language or regional language till class 5th, and if we think that 8th क्लास के बच्चे उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं तो हम प्रेफर कर सकते हैं कि हम 8th क्लास में भी उसका यूज़ करें। इसका मेन रीज़न बस यही है कि ये कंसेप्ट्स को बेटर बनाता है और ज़्यादा इजी बनाता है समझने के लिए, जिससे बच्चे ईज़िली रिलेट कर सकते हैं उन चीज़ों को। जस्ट इग्नोर द ड्राइंग, ओके, आई नो इट्स वेरी बैड। सेकेंडली फिर आता है हमारा 3 लैंग्वेज फार्मूला विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस। इसमें ये कहा गया है कि स्टूडेंट्स को ना कम से कम 3 लैंग्वेजेस आनी ही चाहिए, जिससे उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आए स्टेट्स में, रीजन्स में और स्कूल्स को चूज़ करने में, ठीक है। एटलीस्ट जो 2 लैंग्वेजेस होनी चाहिए वो हमारी इंडिया की होनी चाहिए, वो बच्चों की मदर टंग भी हो सकती है या फिर कोई और रीजनल लैंग्वेज भी हो सकती है, और सेकंड जो है वो कोई और लैंग्वेज होनी चाहिए जैसे इंग्लिश। फिर किसी भी तरीके की लैंग्वेज को आप पे बच्चों को इम्पोज नहीं करना है, चाहे फिर वो किसी भी स्टेट की हो या कम्युनिटी की हो। थर्ड आता है इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। जो ये मल्टीलिंगुअल एजुकेशन होती है वो बच्चों की हेल्प करती है कि वो कॉग्निटिवली, कल्चरली और नेशनली इंटीग्रेट कर सकें, चीज़ों को डेवलप कर सकें और उन्हें अंडरस्टैंड कर सकें। फिर इंडियन साइन लैंग्वेज को भी स्टैंडर्डाइज करना चाहिए और उन्हें प्रमोट करना चाहिए ताकि इंक्लूसिविटी बढ़ी रहे। फिर जो टीचिंग है क्लासिकल या फॉरेन लैंग्वेज की, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं कि उन्हें क्या सीखना है, वेदर वो क्लासिकल लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें फोकस करना चाहिए कि हम बच्चों के अंदर रीडिंग प्लस राइटिंग स्किल्स भी डेवलप कर पाएँ, जैसे कि जो मेन एम है हमारी NEP का वो है कि हम बच्चों के अंदर FLN लाएँ, बेसिकली फाउंडेशनल, लिंगुअल और न्यूमरेसी वाली स्किल्स बच्चों के अंदर आनी चाहिए। फिर शॉर्ट में बोला जाए तो जो हमारी NEP 2020 है वो प्रमोट करती है फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्लूसिविटी और रिस्पेक्ट करती है सारी लैंग्वेजेस की, इंश्योर करती है कि जो बच्चे हैं वो इफ़ेक्टिवली चीज़ों को सीखें और अपना एक खुद का लिंग्विस्टिक इन्वायरमेंट बना सकें। ओके, तो टीचर एजुकेशन और NCFSE में NEP ने अगेन बहुत सारी चीज़ें दी जो कि ध्यान में रखी जानी चाहिए, जैसे कि हमारा गोल क्या है, टीचर एजुकेशन हमें क्यों करानी चाहिए, बेसिकली ताकि हमें ज़्यादा क्वालिफाइड, ज़्यादा स्किल्ड और ज़्यादा मोटिवेटेड टीचर्स मिल सके जो आज के टाइम के विज़न को मैच कर सके, जिनकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होगी कि 2030 आने तक, 2030 आने तक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी टीचिंग की वो ये होगी कि हर एक टीचर के पास कम से कम एक 4 साल की B.Ed डिग्री हो। फिर क्वालिटी कैसी होनी चाहिए हमारी टीचर ट्रेनिंग की, प्रोग्राम्स जो हैं वो फोकस करेंगे पैडागॉजी पर, क्लासरूम कैसे मैनेज करते हैं उस पर, टेक्नोलॉजी यूज़ करनी आती है टीचर्स को या नहीं और वो कितनी इंक्लूसिवली पढ़ा सकते हैं। फिर इसका दूसरा एम ये भी है क्योंकि जब किसी भी टीचर की कॉन्टीन्यूसली प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगी तभी वो दूसरों की डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। टीचर को
ज़रूर हर साल एक 50 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग पर जाना चाहिए। और नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स भी कुछ सेट करे गए हैं, जैसे टीचर्स की नॉलेज को चेक करना, उनकी प्रैक्टिस करवाना और उनके अंदर एथिक्स देखना। फिर इसकी रिक्रूटमेंट और करियर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। फिर आता है हमारा कि NCFSE क्या कहता है। इसका बेसिक पर्पस ये है कि एक नया करिकुलम फ्रेमवर्क बनाना, जिससे जो स्कूल की एजुकेशन है वो हमारे आज के टाइम की इस न्यू NEP के साथ मैच कर सके। और ये NCERT ने डेवलप किया ये इंश्योर करने के लिए कि जो अपडेटेड कंटेंट और पेडागोजी है वो फोकस करे आज की स्किल्स पर, इंटीग्रेशन हो सके करिकुलर, को करिकुलर और वोकेशनल एजुकेशन का, स्ट्रॉन्ग फोकस रहे हमारा FLN पे, और फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट चॉइसेस बन सके, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग हो सके और इंक्लूज़न हो सके इंडिया के कल्चर और उसकी वैल्यूज़ का। और उन्होंने बोला कि हमें ना NCFSE में जो हमारा दूसरा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनेगा उसे एक ऐसा बनाना है कि वो स्कूल सिलेबस के लिए गाइड का काम करे, टेक्स्ट बुक का भी काम करे और डिफरेंट टीचिंग प्रैक्टिसेस भी सजेस्ट कर सके। नाउ it's the last part where we will discuss about the conclusion, basically about all what we have studied till now. So when we think about NEP 2020, some things that should be come in our mind are that फर्स्ट यूनिवर्सल इनरोलमेंट की NEP ने कहा था कि भैया जो 2 करोड़ बच्चे स्कूल के बाहर हैं उन्हें हमें स्कूल में दोबारा एडमिशन करवाना है। फिर स्कूल स्ट्रक्चर फॉर्मेट 5334 वाला। फिर उनका मेन एम FLN का कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल बच्चों के अंदर होनी चाहिए। फिर रिपोर्ट कार्ड को हटा के हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड लाना है, परख का यूज़ करना है जो कि एक नया असेसमेंट वे है। शिक्षक पर्व लाना है जहाँ पे हम टीचर्स को एम्पावर करेंगे, उनको सेलिब्रेट करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे। टीचर एजुकेशन पर भी फोकस करनी चाहिए ताकि जितनी अच्छी आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगी उतनी ही आप दूसरों की डेवलपमेंट पर भी कंट्रीब्यूट कर पाओगे। सेकेंडली NCFSE की बात करी गई कि हमें अपने करिकुलम के फ्रेमवर्क को अपडेट करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन लानी है और सोशली इकोनॉमिकली जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं, इसकी फुल फॉर्म है सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, उनकी भी हेल्प करनी है, उनको क्लास में शामिल करना है, उनको रिकॉग्नाइज़ करवाना है, आइडेंटिफाई करवाना है और ऑल ओवर उनकी हेल्प करनी है हर एक चीज़ में। ओके, सो जो लास्ट पॉइंट्स अब हमारे बचते हैं वो हैं कि जो NEP थी वो कहती थी कि आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना आना चाहिए, नए टीचर्स को 3 लैंग्वेज फार्मूला होना चाहिए, 2 इंडिया की लैंग्वेज, 1 बाहर की। मल्टीलिंग्विज्म को हमें प्रमोट करना है जिससे बच्चों की कॉग्निटिव कैपेसिटी और अच्छी हो। मदर टंग का यूज़ हमें सिर्फ ग्रेड 5 तक करना है, ग्रेड 8 तक जब करना है जब हमें वो लगे कि उसकी नीड बहुत ज़्यादा है। 21st सेंचुरी स्किल्स को बच्चों के अंदर डेवलप करने पर फोकस करना है। क्लासिकल और फॉरेन लैंग्वेज ऑप्शन में देनी है बच्चों को कि वो वेदर इंडियन लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं या फिर फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं, वो उनकी अपनी चॉइस होनी चाहिए। फिर आएगा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ECCE कि हमें अर्ली चाइल्डहुड केयर को यूनिवर्सलाइजेशन करना है, बेसिकली यूनिवर्सलाइजेशन करना है एजुकेशन का। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी ये है कि जब NEP 2020 निकली थी तो एक चीज़ डिसाइड हुई थी कि जो हमारी GDP है जो पहले सिर्फ़ और सिर्फ 4.3% लगती थी वो बाद में बढ़ के 6% हो गई, ताकि जो हमारे ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जल्दी से जल्दी अचीव किए जा सकें। इसलिए जो GDP की इन्वॉल्वमेंट थी वो भी बढ़ा के 4.3 से 6% कर दी गई। सो everyone, if you have any doubt तो you can ask in the comment box and best of luck for your journey. I hope I have delivered this topic as you can understand it और बेसिकली कि मैं इतना अच्छा समझा पाई हूँ कि आप लोग समझ पाओ। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।